डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्केलेटन, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉ सस्पेंशन, लिम्ब्स एंड गर्डल्स के बारे में, यानी कि अनु निलंबन। इसमें आपके ये गलत लिखा हुआ है, तनु नहीं है, अनु अनु निलंबन, उपांग और मेखलाओं के बारे में। सिलेबस में ये दिया हुआ है जॉ सस्पेंशन, लिम्ब्स एंड गर्डल्स ऑफ राना, यूरोमेस्टिक्स, कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस, यानी कि एक एम्फीबियन है, एक रेप्टाइल है, एक बर्ड है और एक मैमल है। इन चारों के अनुनिलंबन, उपांग और मेखलाओं के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है स्केलेटन या कंकाल क्या है। एक वर्टिब्रेट का एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल, शीर्ष जिसमें कैरोटी यानी स्कल आता है, रीढ़ जिसमें वर्टिब्रल कॉलम आते हैं या कशेरुक दंड आता है, छाती जिसमें उरोस्थी और पसलियाँ यानी स्टर्नम और रिब्स आती हैं, और कंधे जिसमें अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल आती है, कूल्हे जिसमें श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल आती है, और पाद जिसमें लिम्ब बोन्स या पादास्थियाँ आती है, इनके द्वारा बना हुआ होता है। एंडोस्केलेटन को प्राय दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक है एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, जो जंतु के अनुलंब अक्ष के कंकाल द्वारा रचित होता है, अर्थात इसमें कैरोटी, कशेरुक दंड, उरोस्थी और पसलियाँ आती है। और दूसरा है अनुबंधी कंकाल, जिसको एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जो अंतःकंकाल के उन अंशों से गठित होता है जो अक्षीय कंकाल के दोनों ओर उससे संलग्न अर्थात अनुबंधित होते हैं, अर्थात दोनों मेखलाएँ यानी कि श्रोणी मेखला और अंश मेखला और पादास्थियाँ यानी कि लिम्ब बोन्स शामिल है। तो यहाँ पर एंडोस्केलेटन को दो भागों में बांटा है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स को रखा है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और लिम्ब बोन्स को रखा है। एक्सोस्केलेटन के विपरीत यानी बाह्य कंकाल के विपरीत, जो एक त्वकीय व्युत्पन्न यानी डर्मल जो डेरिवेटिव है, जैसे एपिडर्मिस और डर्मिस होता है, जंतुओं के इंटरनल स्केलेटन का उद्गम डर्मिस से होता है। यह देह का ढांचा निर्मित करता है तथा इसी को एंडोस्केलेटन अथवा स्केलेटन की भी संज्ञा दी जाती है, तथा यही जंतु का स्केलेटल सिस्टम निर्मित करता है। एंडोस्केलेटन के संरचनात्मक संगठक बोन्स और कार्टिलेजेज हैं और विभिन्न प्रकार के कंकाली उत्तक होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान विभिन्न कार्टिलेजेज और बोन्स का ओरिजिन एक दूसरे से अलग अंशों के रूप में उत्पन्न होता है, जो विकास के अगले चरणों में लचीले तंतुमय संयोजी उत्तक एवं कंकाली पेशियों द्वारा परस्पर संबंधित अर्थात संधिमय या आर्टिकुलेटेड हो जाते हैं। तो ये इलास्टिक, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यूज और स्केलेटल मसल्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए या आर्टिकुलेटेड होते हैं। दो संधिकारी यानी आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेज या बोन्स के संधि स्थानों को जॉइंट्स या संधियों की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले हैं बोन्स या अस्थियाँ। विभिन्न वर्टिब्रेट्स के एंडोस्केलेटन के तुलनात्मक अध्ययन से पहले बोन की संरचना एवं प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश वर्टिब्रेट्स अर्थात जो बोनी फिशेज हैं से लेकर के मैमल्स में एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है। आरंभ में एक विकासशील कशेरुकी भ्रूण में एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है यानी उपास्थल होता है। पुरातन साइक्लोस्टॉम्स और इलेज्बोब्रैंक फिशेज में इस प्रकार का
कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन आजीवन यानी उनके पूरे लाइफ लॉन्ग पीरियड में परमानेंट रूप से उपस्थित रहता है, किंतु जो हायर कॉर्डेट्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं में इसका प्रतिस्थापन बोन्स के द्वारा या ओसियम एंडोस्केलेटन के द्वारा हो जाता है। अस्थि दो संरचनात्मक स्वरूपों में उपस्थित होती है, जालीदार या कैंसिलम और ठोस अर्थात कॉम्पैक्ट। तो पहली कैंसिलम है जिसको जालीदार कहते हैं और दूसरी कॉम्पैक्ट है जिसको ठोस कहते हैं। तो बोन जो है वो स्ट्रक्चरल जो दो फॉर्म में उपस्थित होती है, जालीदार या कॉन्सिलम, और सेकंड है ओसियस या जिसको सॉलिड कहते हैं या ठोस कहते हैं। तो पहला कैंसिलस और सेकंड है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो पहला है कैंसिलस बोन या जालीदार अस्थि। इस प्रकार की अस्थि को एंडोकॉन्ड्रल अथवा स्पंजी बोन की संज्ञा दी जाती है। एंडोकॉन्ड्रल या स्पंजी बोन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की अस्थि एक दूसरे से अनियमित प्रकार से संलग्न अनेक अस्थिल टुकड़ों अर्थात अंशों द्वारा रचित होती है, जिसके फलस्वरूप इन टुकड़ों के मध्य स्थान छूट जाते हैं तथा जिनमें बोन मैरो भरा होता है। तो पहले प्रकार की बोन्स जो कि जालीदार है, कैंसिलस बोन्स है। तो इस प्रकार की जो बोन्स है इनको एंडोकॉन्ड्रल बोन्स भी कहते हैं या स्पंजी बोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बोन्स एक दूसरे से अनियमित प्रकार के संलग्न यानी कि अनेक बोन के पीस के द्वारा बनी हुई होती हैं या अंशों के द्वारा बनी हुई होती हैं। इसके कारण इन टुकड़ों के बीच के स्थान रिक्त होते हैं जिनमें कि बोन मैरो भरा हुआ होता है। सेकंड टाइप है ठोस अस्थि या कॉम्पैक्ट बोन। इस प्रकार की बोन को पेरिओस्ट्रल बोन भी कहते हैं। संरचना में यह कड़े, ठोस, रिक्तिका रहित यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं होता है, पुंज या मांस के रूप में होती है। जैसे फुट की लॉन्ग बोन्स के चौड़े संधि तल स्पंजी अस्थियों से बने होते हैं, किंतु जो कॉम्पैक्ट बोन है की परत से रेखित भी होते हैं। इसके विपरीत लंबी अस्थियों के खोखले जो शाफ्ट है ठोस अस्थि के बने होते हैं और कांड के केंद्रीय स्थान में अस्थि मज्जा भरा होता है। स्कल की बोन्स की संरचना में जालीदार अस्थि और ठोस अस्थियों की दो परतों के मध्य उपस्थित होती है। इन ठोस अस्थि परतों को क्रमशः भीतरी और बाहरी पट्टिकाएं या भीतरी और इनर एंड आउटर टेबल्स की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखाई गई है बाहर की तरफ और आर्टिकुलर लिगामेंट दिखाया गया है। इसके बीच वाला भाग, जो बोन के बीच वाला भाग स्पंजी बोन का बना है जिसमें कि बोन मैरो भरी हुई है, और नीचे की तरफ जो है कॉम्पैक्ट बोन है, इसमें बाहर की तरफ और बोन वेसल्स हैं, ओस्टियम यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से एक फुट बोन या लंबी बोन का काट जिसमें कि स्पंजी और कॉम्पैक्ट दोनों रीजन्स को दिखाया गया है। भ्रूणीय उद्गम के आधार पर भी अस्थियों को दो प्रकारों से ज्ञात किया जाता है, कार्टिलेज बोन और चर्मी अर्थात कलाजात या डर्मल या मेम्ब्रेन बोन। तो फर्स्ट टाइप की है कार्टिलेज बोन। यहाँ पर कलाजात बोन का या डर्मल बोन या मेम्ब्रेन बोन का डायग्राम दिया गया है, अस्थि का काट दिखाया गया है। इसमें मैरो कैविटीज उपस्थित है, आउटर टेबल और
स्पंजी बोन और इनर टेबल, 3 भाग इसके दिखाए गए हैं। तो पहला है कार्टिलेज बोन। यदि किसी अस्थि का विकास एक पूर्व उपास्थि के प्रतिस्थापन के द्वारा होता है तो उसे कार्टिलेज बोन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि बोन का विकास अगर किसी कार्टिलेज के प्रतिस्थापन के द्वारा हुआ है तो इसको कार्टिलेज बोन कहते हैं। और सेकंड है डर्मल या मेम्ब्रेन बोन। यदि किसी अस्थि का विकास, बोन का डेवलपमेंट कनेक्टिव टिश्यू या मेसेनकाइम के सीधे ऑसिफिकेशन से होता है, अस्थि भवन से होता है, अर्थात विकास के दौरान उपास्थि नहीं बनती है, तब इस प्रकार की अस्थि को डर्मल या मेम्ब्रेन बोन की संज्ञा दी जाती है। उपरोक्त 2 प्रकार की अस्थियों के निर्माण की विधि मूलतः एक समान है। उपास्थीय अस्थि के निर्माण में उपास्थिल कोशिकाएं अर्थात कॉन्ड्रोसाइट कतारों में व्यवस्थित होकर फिर समाप्त हो जाती है। इन पुंजों का फिर प्रतिस्थापन रक्त कोशिकाओं एवं फाइब्रोब्लास्ट युक्त संयोजी ऊतकों के द्वारा होता है। शीघ्र ही फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट में विभेदित हो जाती है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है प्रोटीनी अस्थि पदार्थ ऑसिन का सिक्रीशन करती है, जो चक्राकार परतों यानी कनेक्टिव लेयर्स, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में व्यवस्थित हो जाती हैं। और ये मेम्ब्रेन बोन निर्माण में केवल आरंभिक उपास्थिल चरण का अभाव होता है, किंतु शेष निर्माण प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। अतः दोनों प्रकार की अस्थियों की भौतिक संरचना मूलतः एक जैसी ही होती है। तो यहाँ पर कार्टिलेज बोन और डर्मल या मेम्ब्रेन बोन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया है। तो जो कार्टिलेज बोन है उसका निर्माण होते वक्त शुरुआत में कार्टिलेजिनस सेल्स, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, वो कतारों में व्यवस्थित होती हैं। फिर कॉन्ड्रोसाइट्स का प्रतिस्थापन जो है ब्लड सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा हो जाता है। फिर फाइब्रोब्लास्ट का जो प्रतिस्थापन है वो ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा हो जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑसिन का सिक्रीशन करती है, जो कि कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में व्यवस्थित होकर के बोन का फॉर्मेशन करती है। जबकि जो डर्मल बोन है या मेम्ब्रेन बोन है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और बाकी वाली संरचनाएं जो है वो एक समान ही होती है। तो यहाँ पर कार्टिलेजिनस बोन्स जो है प्राय या तो जालीदार होती है या स्पंजी बोन्स में विभेदित होती है, तथा जो चर्मी अस्थियाँ या अस्थि पदार्थ की परतों पर परतें जमाकर ठोस अस्थियाँ बनाती है। किंतु अनेक अस्थियाँ दोनों प्रकार की संरचनात्मक अस्थियों से निर्मित होती है। एंडोस्केलेटन के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है कि एंडोस्केलेटन एक सख्त और दृढ़ आंतरिक ढांचा बना करके शरीर को निश्चित आकार और रूप प्रदान करता है। शरीर के अनेक कोमल आंतरिक अंगों की सुरक्षा अंतकंकाल के द्वारा की जाती है, जैसे मस्तिष्क के लिए स्कल, लंग्स और हार्ट के लिए रेब्स और स्टर्नम, और सेंसरी ऑर्गन्स के लिए कैप्सूल आदि जो है प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। स्केलेटन जीवित तथा वृद्धि करने में सक्षम होने के कारण जंतुओं के शरीर के साथ साथ आकार में बढ़ता जाता है। शरीर के गमन और अन्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाली पेशियाँ स्केलेटन के साथ जुड़ी रहती हैं, अर्थात स्केलेटन पेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। और स्केलेटन की अधिकांश अस्थियाँ संधि तलों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं, जिससे गति संभव होती है। और अनेक अस्थियों के भीतर उपस्थित बोन मैरो जो है उनके द्वारा ब्लड कॉर्पसल्स या रुधिराणुओं का निर्माण करती है। ट्रैकिया को मजबूती देने के लिए अस्थियों के वलय या रिंग्स पाए जाते हैं और पसलियाँ भी श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से ऑसिकल्स या जो ईयर बोन्स है
सुनने में सहायता प्रदान करती है। तो सबसे पहला है इसमें एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्कल आता है, उसमें स्टर्नम एंड रेब्स आती है और वर्टिब्रल कॉलम्स आते हैं। कशेरुकियों के शीर्ष के अंत कंकाल को स्कल या कैरोटी की संज्ञा दी जाती है। कैरोटी के प्रमुख संरचनात्मक अंश है, पहला है न्यूरोक्रेनियम, तंत्रिकी कपाल अर्थात क्रेनियम, जिसमें मस्तिष्क सीमित रहता है। कैरोटी से संलग्न जोड़ीदार सेंस कैप्सूल्स अर्थात ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक तथा ऑटिक या ऑडिटरी कैप्सूल्स, जो क्रमश जंतु के संवेदांगों, इसके नासा, नेत्र और कर्ण को सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त स्कल के से ऊपरी जो जॉ है की बोन्स संलग्न रहती है और स्कल में निचला जो लोअर जॉ जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। भ्रूणीय विकास के संदर्भ में स्कल का आरंभिक विकास कार्टिलेजिनस पार्ट्स के रूप में होता है और स्कल कॉन्ड्रिक्थिस यानी इलेज्मोब्रैंक मछलियों में आजीवन स्थायी तौर पर उपास्थलीय ही रहती है, यानी कार्टिलेजिनस ही रहती है, किंतु बोनी ऑस्टिक्थिस फिशेज और समस्त टेट्रापोड समूह में कैरोटी की उपास्थियों का प्रतिस्थापन अस्थियों से हो जाता है। विकास की दृष्टि से वर्टिब्रेट्स की स्कल को 3 भ्रूणीय संगठकों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है कॉन्ड्रोक्रेनियम, यह कैरोटी का प्रमुख उपास्थिल संगठक होता है तथा न्यूरोक्रेनियम तथा जोड़ीदार सेंस कैप्सूल्स अर्थात घ्राण, द्रक और श्रवण संपुटों से रचित होता है। साइक्लोस्टोम एवं इलाज्मोब्रैंक फिशेज को छोड़कर शेष सभी वर्टिब्रेट्स में कॉन्ड्रोक्रेनियम का प्रतिस्थापन अस्थियों के द्वारा होता है। सेकंड है स्प्लैंक्नोक्रेनियम, इसका विभेदन आंतरंगी कंकाल यानी विसरल स्केलेटन से होता है, जो मूलतः जोड़ीदार फेरिंजियल जो क्लोम्स है, गिल्स है के अवलंबन यानी सस्पेंशन के लिए था, किंतु जबड़ेधारी नेथोस्टोमेटा कोटि में यह जॉ और सस्पेंसोरियम को निर्मित करता है। इलेज्मोब्रैंक फिशेज को छोड़कर जहाँ यह स्थायी रूप से इलेज्मोब्रैंक फिशेज में यह स्थायी रूप से परमानेंटली कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन से सभी वर्टिब्रेट्स में इसका अधिकांश भाग बोन्स से रिप्लेस हो जाता है अथवा इन्वेस्टेड हो जाता है। थर्ड प्रकार है डर्मेटोक्रेनियम, बोनी फिशेज और टेट्रापोड्स मेंबर्स में डर्मल बोन्स कॉन्ड्रोक्रेनियम से डर्मेटोक्रेनियम के रूप में संलग्न होती है। साइक्लोस्टोम, इलेज्मोब्रैंक और कुछ हायर फिशेज में डर्मेटोक्रेनियम का अभाव होता है, क्योंकि इनकी स्कल जो है वो स्थायी रूप से आजीवन कार्टिलेजिनस की ही बनी हुई रहती है। कल हम पढ़ेंगे इसमें जॉ सस्पेंशन के बारे में। थैंक यू।